क्या बता रहे हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का, यही चैप्टर में पढ़ा रहे हैं। पिछले क्लास का कुछ चीज जो है हम आपसे पूछ रहे हैं, फटाफट जवाब दीजिए। वेदांत दर्शन किसे कहा जाता है? उप सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडकोप। चार आश्रम के विषय में जानकारी कहां से प्राप्त होती है? जवालोप। भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध जानकारी प्राप्त होता है किससे? पुराण से। पुराण की संख्या, पुराण की रचना किस काल में हुई है? किस काल में हुई है? गुप्त। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण मत्स्य। वायु पुराण से किस वंश के विषय में जानकारी? विष्णु पुराण से। ऋण कितने प्रकार के होते हैं? मातृ ऋण ऋण में होता है। सामवेद का अर्थ, साम का अर्थ, हाँ। ऋग्वेद के ऊपर कौन सा उपवेद लिखा गया है? आयुर्वेद। यजुर्वेद के ऊपर धनुर्वेद। सामवेद के ऊपर गंधर्व वेद। अथर्ववेद के ऊपर क्या? शिल्प वेद। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा? होत्री। यजुर्वेद, सामवेद, उद, अथर्ववेद। अथर्ववेद। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वा। सोम देवता या वनस्पति के देवता को कौन सा मंडल समर्पित है? ऋग्वेद का। चलिए एक बार जो है आप लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के सिलेबस को एक बार देखिए तो, एक सेकंड में सिलेबस देखिए तो, एक सेकंड में सिलेबस देखिए। सिलेबस को पलटिए तो देखिए सिलेबस। देख लिए। एक बात बताइए, जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य हमें क्या वैदिक सभ्यता के विषय में जानकारी देता है? हाँ, हाँ या ना? हाँ, तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए ना हाँ। ये तो सत्य बात है, तो इसमें क्या अजीब स्थिति है आप लोग का? एकदम देता है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। अब जब आप सिलेबस देखे होंगे तो सिलेबस में बौद्ध धर्म जैन धर्म होगा, सिलेबस में मौर्य वंश होगा, सिलेबस में गुप्त वंश होगा, सिलेबस में वर्धन वंश होगा। तो अब जहां तक वैदिक सभ्यता की बात है, वैदिक सभ्यता के विषय में जानकारी तो हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, लेकिन वैदिक सभ्यता के अलावा प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जिन चीजों को हमें पढ़ना होता है उस विषय में जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो अब एक एक करके यहां पर महत्वपूर्ण राजवंश के संदर्भ में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, और जो महत्वपूर्ण राजवंश के संदर्भ में हम आपके साथ चर्चा करेंगे वो महत्वपूर्ण राजवंश जैसे मौर्य वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश, इन सभी के विषय में जानकारी कहां से प्राप्त होती है। और अगर आपको याद हो तो हम आपको यह बात बताए हैं कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी के तीन स्रोत हैं। जो तीन स्रोत हैं वो हैं आपको साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण और पूरा तात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण और पूरा तात्विक स्रोत। तो आपको प्राचीन भारतीय इतिहास
को जानने के जो 3 स्रोत है, उसमें एक आपको साहित्यिक, दूसरा आपको विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, और तीसरा आपको पूरा तात्विक स्रोत, पूरा तात्विक स्रोत। इसमें साहित्यिक स्रोत हम लोग देख रहे हैं। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ही जहां तक हम आपको बताए हैं वहां से आगे बता रहे हैं। अब जब आप चैप्टर दर चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो प्राचीन भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का काल, तो यहां पर एक बात है आपको, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। प्राचीन भारतीय इतिहास में एक चैप्टर हमें बौद्ध धर्म पढ़ना होता है, प्राचीन भारतीय इतिहास में एक चैप्टर हमें जैन धर्म पढ़ना होता है, प्राचीन भारतीय इतिहास में एक चैप्टर हमें मौर्य वंश पढ़ना होता है, प्राचीन भारतीय इतिहास में एक चैप्टर हमें गुप्त वंश पढ़ना होता है, गुप्त वंश पढ़ना होता है, और फिर प्राचीन भारतीय इतिहास में एक चैप्टर हमें वर्धन वंश पढ़ना होता है, वर्धन वंश पढ़ना होता है। तो मुख्य तौर पर प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है ये महत्वपूर्ण चैप्टर का जिक्र हमने आपके साथ किया है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश, ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो अब इन सभी वंश या धर्म या साम्राज्य के विषय में जानकारी हमें जिन साहित्यों से मिलती है उस साहित्य की चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश के विषय में जानकारी हमें कई सारा साहित्य देता है, मौर्य वंश के विषय में जानकारी हमें कई सारा साहित्य देता है। सॉरी पहले बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फिर मौर्य वंश पे आएंगे। सॉरी जो सबसे पहले हमने बौद्ध धर्म लिखा है, बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी हमें मुख्य तौर पर बौद्ध साहित्य देता है। बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी हमें मुख्य तौर पर जो है बौद्ध साहित्य देता है, बौद्ध साहित्य देता है। और हम बौद्ध साहित्य की बात करें तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत ललित विस्तार, दीपवंश, महावंश, सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक, ये तमाम प्रकार के बौद्ध साहित्य हैं जो हमें बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और जो शुरुआती दौर के बौद्ध साहित्य थे, शुरुआती दौर के बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए थे, और जिन बौद्ध साहित्यों का नाम हमने आपके साथ लिया है, इन बौद्ध साहित्यों के अलावे और भी कई सारे बौद्ध साहित्य है, जैसे कि बुद्ध चरितम भी एक प्रकार का बौद्ध साहित्य है, महाविवाह सूत्र भी एक प्रकार का बौद्ध साहित्य है। तो ये जो तमाम साहित्य है बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं, और यही बौद्ध साहित्य हमें बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फिर आपको जैन धर्म है। जैन धर्म को अगर हम देखें तो जैन धर्म के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें जैन साहित्य से प्राप्त होता है। और जो प्रारंभिक जैन साहित्य है, प्रारंभिक जैन साहित्य को हम लोग आगम कहते हैं, आगम ग्रंथ कहते हैं। और आगम के अंतर्गत 14 पूर्वा आता है, 12 अंग आता है, 10 उपांग आता है, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, ये सभी आगम ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। 14 पूर्वा अलग ग्रंथ है, 12 अंग अलग ग्रंथ है, 10 उपांग अलग ग्रंथ है, 6 छेद सूत्र अलग ग्रंथ है, 4 मूल सूत्र अलग ग्रंथ है। सब जैन साहित्य ही है, लेकिन सब अलग अलग है, और इन सभी को सम्मिलित रूप से हम लोग आगम कहते हैं, आगम साहित्य कहते हैं। इन आगम साहित्यों के अलावे और भी कई सारे जैन साहित्य है।
जैसे कि आपको कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्वन इत्यादि, ये सभी आचरांग सूत्र और भी कई सारे जैन साहित्य है जो हमें जैन धर्म के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद आगे मौर्य वंश है। मौर्य वंश को हम देखें तो मौर्य वंश के विषय में जानकारी हमें जो कुछ साहित्य से प्राप्त होती है, उन साहित्यों में नाम आपको मुद्रा राक्षस का आता है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस का आता है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त नामक विद्वान ने की है। विशाख दत्त, विशाख दत्त, विशाख दत्त नामक विद्वान ने मुद्रा राक्षस की रचना की है। मुद्रा राक्षस के अलावे अर्थशास्त्र है, और जो अर्थशास्त्र है इसकी रचना चाणक्य ने की है। इसकी रचना है, हाँ, तो व्हाइट पे तो रेड लिख रहे हैं। अच्छा, कलर को चेंज कीजिए, जैसे लग रहा है कि कुहासा में पढ़ रहे हैं, धुंधला दिख रहा है। लाइटिंग सिस्टम ही गड़बड़ है, लाइटिंग सिस्टम सही करना। हाँ, लाइटिंग सिस्टम गड़बड़ है। अच्छा, थोड़ा देर बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा देर बर्दाश्त कीजिए, हम कलर चेंज कर देंगे। अब जहां पे बता रहे हैं ना, बीच में छोड़ना सही नहीं है। जैसे बता रहे हैं सुनिए, थोड़ा देर जो है धुंधला ही देख लीजिए, समझे, कुहासा में ही पढ़ लीजिए। ऐसे भी ठंडा का मौसम है, हाँ, थोड़ा देर कुहासा का मजा लीजिए। जीवन में हर चीज का मजा लेना चाहिए, समझे। तो कुहासा का मजा लीजिए कुछ देर, फिर साफ भी दिखाई देगा, चिंता नहीं करना है। जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र मौर्य वंश के विषय में जानकारी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। मौर्य वंश के विषय में जानकारी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है आपको अर्थशास्त्र है। और जो अर्थशास्त्र है इसकी रचना चाणक्य के द्वारा की गई है। चाणक्य, और ध्यान रहे कि चाणक्य को इतिहास में कई नामों से जाना जाता है। चाणक्य को हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं, साथ ही साथ उसको हम लोग विष्णु गुप्त भी कहते हैं। सोना नया बकलोल भी मुंह हम तोड़ देंगे, एक चाट मारेंगे ना। उधर बोल रहे हैं उसको, मुंह पर से हाथ हटाइए। ये लोग भरम में रहती है, हम ये सबको देखवे नहीं करते हैं। हम सबको देखते हैं, मेरा नजर सब पे रहता है, भले हम इधर ऐसे हैं, इधरों नजर रहता है, समझे। सब बकलोल भी सब नींद का मजा लेती है। चाणक्य को कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है और पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि चाणक्य के बचपन का क्या नाम था। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। यह प्रश्न सबसे पहले एमपी पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस जो है, इस प्रश्न को सबसे पहले पूछा है। और मध्य प्रदेश के बाद जो है अभी तक दूसरा कोई पीसीएस नहीं पूछा है, तो आगे भी जो है पूछने की इसकी संभावना है। अर्थशास्त्र के बाद आपको एक साहित्य है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, जो कथा सरित सागर है इसकी रचना सोमदेव ने की है। इसकी रचना सोमदेव ने की है। यह साहित्य भी हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। कथा सरित सागर के बाद अगला है आपको वृहत कथा मंजरी। वृहत कथा मंजरी, और जो वृहत कथा मंजरी है यह साहित्य भी हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इसकी रचना क्षेमेंद्र ने की है। क्षेमेंद्र ने इसकी रचना की है। क्षेमेंद्र ने इसकी रचना की है। ये तमाम साहित्य, और ध्यान रहे यही साहित्य ही नहीं बल्कि और भी कई सारे साहित्य हैं जिसकी चर्चा आगे हम आपको करेंगे। वो साहित्य भी हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। मौर्यों के बाद आगे गुप्त वंश है।
गुप्त वंश को प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में स्वर्णकाल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है। और गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में स्वर्णकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुप्त काल में अनेकों की संख्या में साहित्यों की रचना हुई थी। और ध्यान रहे, गुप्त काल में सैकड़ों की संख्या में साहित्य लिखे गए थे। गुप्तकालीन ही विद्वान हैं कालिदास, कालिदास गुप्तकालीन विद्वान है, आर्यभट्ट गुप्तकालीन विद्वान है, वराहमिहिर गुप्तकालीन विद्वान है, धन्वंतरी गुप्तकालीन विद्वान है। ये जो सभी गुप्तकालीन विद्वान है, इन सभी विद्वानों के द्वारा एक से अधिक साहित्यों की रचना की गई है। जैसे कि आप कालिदास को ही देख ले तो कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका, अग्निमित्रम, रघुवंशम, ऋतु संहार, विक्रमोबसीयम, मेघदूतम, ये तमाम साहित्यों की रचना कालिदास के द्वारा की गई है। और कालिदास की जो तमाम साहित्य है, कालिदास की तमाम साहित्य हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी देता है। और ध्यान रहे कि कालिदास की रचनाएं हमें गुप्त वंश के विषय में ही जानकारी नहीं देता है, बल्कि गुप्त वंश के साथ साथ वर्धन वंश, शुंग वंश और थोड़ा बहुत मौर्य वंश के विषय में भी जानकारी प्रदान करता है। जैसे कि एक चीज हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दें कि प्राचीन भारतीय इतिहास में जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास में जो है, जब मौर्यों के शासन की समाप्ति हुई, मौर्यों के शासन के समाप्ति के बाद शुंग वंश के शासन की स्थापना हुई। शुंग वंश के शासन की स्थापना हुई और जो शुंग वंश है, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। और जो पुष्यमित्र शुंग थे, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे अग्निमित्र। और अग्निमित्र जो है मालविका नामक एक सुंदर महिला के साथ प्रेम करता था। तो जो मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है, उसी के ऊपर कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम नामक ग्रंथ की रचना की है। तो आप देख सकते हैं कि जो कालिदास है, कालिदास गुप्तकालीन विद्वान है, लेकिन कालिदास की रचनाएं हमें गुप्त काल ही नहीं बल्कि गुप्त काल के साथ साथ अन्य राजवंशों में शुंग वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, वर्धन वंश, इन तमाम राजवंशों के विषय में जानकारी हमें कालिदास की रचना से प्राप्त होती है। कालिदास की साहित्यों के अलावा आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत की रचना की है। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका दी है। सिद्धसेन ने न्याय अवतार, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र, अमर सिंह ने अमरकोश। ये जो तमाम साहित्य है, ये तमाम साहित्य गुप्त काल के दौरान लिखे गए थे। और स्वाभाविक सी बात है, जिस कालखंड में लिखा गया है उसी कालखंड की जानकारी देगा। तो ये तमाम साहित्य हमें गुप्त काल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। गुप्त काल के बाद एक महान राजवंश आपको वर्धन वंश है। वर्धन वंश के सबसे महान शासक हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन स्वयं भी विद्वान व्यक्ति था। हर्षवर्धन ने नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली नामक ग्रंथ की रचना की। और हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट नामक विद्वान रहता था। और हर्षवर्धन के दरबार में जो बाणभट्ट नामक विद्वान रहता था, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित नामक ग्रंथ की जो है रचना की गई थी। तो ये जो तमाम साहित्य है, ये हमें वर्धन वंश के विषय में जानकारी देता है। आगे चल करके जब आप प्राचीन भारतीय इतिहास के चैप्टर में इंटर करेंगे, आगे के चैप्टर में वर्धन वंश के बाद के चैप्टर को पढ़ेंगे, तो आपको यह पता चलेगा कि देखिए, एक साम्राज्य का विघटन होता है तभी दूसरे साम्राज्य का उदय होता है। तो आपको जब वर्धन वंश का पतन हुआ, यहां पर एक बात बताना चाहेंगे। और वर्धन वंश के सबसे महान शासक हर्षवर्धन।
हर्षवर्धन साम्राज्यवादी शासक था, हर्षवर्धन साम्राज्यवादी शासक था, और हर्षवर्धन ने पूरे उत्तर भारत को जीत लिया था। उत्तर भारत, दक्षिण भारत। देखिए, भारत को हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। अगर हम भारत को देखें तो जो भारत है, भारत के मध्य से होकर विंध्याचल पर्वत गुजरती है, भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो जो कर्क रेखा और विंध्याचल पर्वत है, ये भारत को दो भाग में बांटती है। कर्क रेखा और विंध्याचल पर्वत के ऊपर जाइएगा उत्तर भारत, नीचे आइएगा दक्षिण भारत। तो ये उत्तर भारत है और ये आपको दक्षिण भारत है। तो जो आपको उत्तर भारत है, उत्तर भारत में हर राज्य को हर्षवर्धन जीत लिया था, लेकिन ध्यान रहे कश्मीर को हर्षवर्धन नहीं जीत पाया था। कश्मीर को हर्षवर्धन नहीं जीत पाया था, और कश्मीर हर्षवर्धन के साम्राज्य में शामिल नहीं था। कश्मीर हर्षवर्धन के साम्राज्य में शामिल नहीं था। और जो आपको कश्मीर है, कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी हमें राजतरंगिणी नामक साहित्य देता है। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी टोटल 8 तरंगों में बटा हुआ है। 8 तरंग मतलब 8 भाग में बटा हुआ है। अब तरंग का मतलब ढूंढिएगा, तरंग का मतलब क्या होता है? तरंग का मतलब होता है भाग, ठीक है, तरंग का मतलब भाग होता है। तो कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें राजतरंगिणी देता है, जिसकी रचना कल्हण ने किया था। कल्हण, कल्हण नामक विद्वान ने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो कि 8 तरंगों में विभाजित था। वही हमें कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी देता है। और जब आप राजतरंगिणी को पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि कश्मीर में अधिकतर समय तक हिंदुओं का शासन रहा। हिंदुओं का शासन रहा है अधिकतर समय तक कश्मीर के भीतर। और कश्मीर में लोहार वंश, उत्पल वंश, कारकोट वंश, ये जो तमाम राजवंश है, ये तमाम राजवंश कश्मीर के भीतर शासन किया है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद आपको एक बात और बताना चाहेंगे यहां पर कि जब वर्धन वंश का पतन हुआ तो उत्तर भारत में अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मोखड़ी वंश, पंजाब में हून वंश, हरियाणा में वर्धन वंश, गुजरात के बल्लभी में मैत्रक वंश, बंगाल में गौड़ वंश, और फिर कालांतर में बंगाल में पाल और सेन वंश के भी शासन की स्थापना हुई। तो इन राजवंशों में जो कन्नौज था, कन्नौज के मोखड़ी वंश के एक शासक थे यशोवर्मन। यशोवर्मन के राजकवि थे वाकपति। यशोवर्मन के राजकवि थे वाकपति, और वाकपति के द्वारा गोडवाहो नामक साहित्य की रचना की गई थी। गोडवाहो साहित्य की रचना वाकपति के द्वारा की गई थी। यूपीपीसीएस इस प्रश्न को पूछ दिया है, समझ गए? जैसे बीपीएससी होता है ना, ठीक है, वैसे ही उत्तर प्रदेश के भीतर जो है यूपीपीसीएस होता है। और जो यूपीपीसीएस है उसने इस प्रश्न को पूछा है, गोडवाहो साहित्य के रचयिता कौन है? तो आंसर वाकपति। बिहार के भीतर यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बिहार के भीतर भी बिहार की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। कहा आंख काहे लाल है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? ऐसा ही है? अच्छा ठीक, चलिए। तो अब यहां तक चीजों को लिखिए, तो आप नोट डाउन कीजिए। तो हेडिंग मारिए, हेडिंग मारिए। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक बात बोलेंगे हम, आपको जो है ये बात याद नहीं रखना है कि कौन साहित्य कौन वंश के विषय में जानकारी देता है।
बल्कि आपको यह बात याद रखना है कि साहित्य के रचयिता कौन है, किस साहित्य के रचयिता कौन है, यह बात याद रखना ज्यादा आवश्यक है, पूछा जाता है। नीचे से नोट डाउन कीजिएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। हेडिंग मारिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और एक बात अभी बता देते हैं, अभी हमको याद आ गया है, कल शाम में 5 से 7 आपका क्लास है, क्योंकि आपका क्लास इस वीक में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहा है, इसलिए रविवार को सिर्फ और सिर्फ आपका बैच रख रहे हैं। आपके बैच के अलावा कोई बैच डिस्टर्ब नहीं हुआ है, सिर्फ आपका बैच डिस्टर्ब हुआ है। तो आपका क्लास कल शाम में रखा गया है, शाम में 5 से 7 में रखा गया है। फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में लाइट चैप्टर हो रहा है वही होगा, उसमें जो भी है वही होगा, जो हो रहा है उससे आगे होगा, ठीक है। अब हमको नहीं पता है क्या हो रहा है, लेकिन लाइट हो रहा ही पता है। हाँ, तो कल शाम में 5 से 7 में आपका क्लास है, इसी टाइम में है। सुबह में कौन बैच, कौन बैच सुबह में? 8 से 10 सब ना है सुबह में, सुबह में कोनो बैच ना है कल। रविवार को नहीं छोड़िएगा जी बकलोलवी, रविवार को एकदम जाइए, घूमिए फिरिए किताब कॉपी बंद करके। कितना पढ़िएगा आप लोग? आप लोग भी जाइए, घूमिए फिरिए। लिखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी बौद्ध साहित्य, और जैन धर्म है। हेलो 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 हेलो, ये क्या हुआ? ये तो है, ये है। हेलो 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 हेलो, लिखिए, बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी बौद्ध साहित्य, यहीं तक ना लिखा है, बौद्ध साहित्य देता है। और भी बोले, और भी बोले हैं। बौद्ध साहित्य के विषय में जानकारी बौद्ध साहित्य, और जैन धर्म के विषय में जानकारी जैन साहित्य, और जैन धर्म के विषय में जानकारी जैन साहित्य, और जैन धर्म के विषय में जानकारी जैन साहित्य, जैन साहित्य देता है। जैन धर्म के विषय में जानकारी जैन साहित्य देता है, फुल स्टॉप। बौद्ध साहित्यों में बौद्ध साहित्यों में सबसे प्रमाणिक, बौद्ध साहित्यों में सबसे प्रमाणिक, बौद्ध साहित्यों में सबसे प्रमाणिक, प्रमाणिक बौद्ध साहित्य, सबसे प्रमाणिक बौद्ध साहित्य त्रिपिटक है, त्रिपिटक है, त्रिपिटक है। त्रिपिटक है। क्या हुआ? क्या हुआ है? तबीयत खराब है? क्या हुआ है? बुखार लगा हुआ है? ठीक है, जाइए, बच जाइएगा तो फिर आ जाइएगा। ज्यादा दिक्कत होगा तो, ज्यादा दिक्कत नहीं ना जी? हाँ ठीक है, जाइए, चल जाइएगा ना। हे हीरो, चल जाइएगा ना। हुआ क्या है उसको?
स्वस्थ तो लग रहा है, बुखार आ गया है, लिखिए है। त्रिपिटक है, इसकी रचना पाली भाषा में की गई है। इसकी रचना पाली भाषा में की गई है। इसके अंतर्गत सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक, इसके अंतर्गत सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक आता है। इसके अंतर्गत सूत पीटक सब बोर्ड पे लिखा हुआ है, हमको पता है, मैट्रिक इंटर आप लोग चोरी करके पास किए हैं। इसके अंतर्गत सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक आता है। हम भी चोरी करके पास किए, चिंता मत कीजिए। सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक आता है, फुल स्टॉप। देखिए सुनिए, यहां पर जो सूत पीटक और विनय पीटक है, आप सभी लोग जानते होंगे, थोड़ा बहुत तो जीएस जान भी नहीं करते होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम काहे के लिए हैं, ठीक है। 4 गो बोध सम्मेलन हुआ है, क्या गो? 4। प्रथम अजात शत्रु के समय हुआ है राजगृह में। द्वितीय कालाशोक शासक, ये अजात शत्रु कालाशोक अशोक शासक का नाम है, समझ गए। द्वितीय कालाशोक के समय वैशाली में, और तृतीय अशोक के समय पाटलिपुत्रा में, और चौथा जो है कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में। तो आपको जो है, जो सूत पीटक और विनय पीटक है, सूत पीटक विनय पीटक की रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुआ। सूत पीटक विनय पीटक की रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुआ, प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुआ। और वही अभिधम पीटक की रचना तीसरे बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुआ, तीसरा बौद्ध सम्मेलन के दौरान जो है आपको अभिधम पीटक की रचना हुई है। आपको सूत पीटक में क्या है, विनय पीटक में क्या है, अभिधम पीटक में क्या है। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक ऋषभ देव। आइए, आप ही आइए, माइक देते हैं, आइए पढ़ाइए, आइए। बकलोलवी पीछे भेज दे। चलिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, सुनिए। नहीं पढ़िएगा, सुनिए। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो है शाक्य गणराज्य के मुखिया शुद्धोधन के घर में पैदा हुए थे। और जब गौतम बुद्ध पैदा हुए थे ना, तो उसी समय एक ज्योतिष अनुमान लगाया था कि बालक जो है आगे चलकर या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा, या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इनके पिताजी को लगा सन्यासी तो नहीं है बनने देंगे, सन्यासी बन जाएगा तो वंश वृद्धि रुक जाएगा। तो गौतम बुद्ध के पिता ने इनका विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद ये अपने गृहस्थ जीवन में चले गए, बाल बच्चा हुआ। लेकिन जो है ज्यादा दिन तक ये गृहस्थ जीवन में रह नहीं पाए। इनको लगने लगा कि मानव जो है, हर मानव तो वही करता है, जन्म हुआ, बड़ा हुए, शादी विवाह हुआ, संतान की उत्पत्ति किए, फिर अपना उसी में लगे हुए हैं। इन्होंने सोचा कि हमें मानव के कल्याण के लिए कुछ करना है। तो फिर ये गौतम बुद्ध घर छोड़ दिए, और घर छोड़ने के बाद
लगभग लगातार 6 वर्ष तक तपस्या किए और फिर 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध जगह जगह जाकर लोगों को उपदेश देते थे, लोगों को समझाते थे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे मोक्ष मिलेगा, कैसे मोक्ष नहीं मिलेगा। आप मानव हैं तो मानव में क्या गुण होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आपको अपने परिवार में लोगों के साथ कैसा संबंध बना के रखना चाहिए, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर है या नहीं है। जगह जगह जाकर जो गौतम बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए जाते थे, उन उपदेशों का संकलन सूत पीटक में देखने को मिलता है। सूत पीटक में, तो जो सूत पीटक है उसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। और सूत पीटक की रचना गौतम बुद्ध के हजारों की संख्या में शिष्य थे, और गौतम बुद्ध के हजारों की संख्या में जो शिष्य थे उसमें गौतम बुद्ध के सबसे प्रमुख शिष्य आनंद ने सूत पीटक की रचना की। आनंद ने सूत पीटक की रचना की। और फिर दूसरा आपको विनय पीटक है। तो अब जो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को स्थापित किया था, उस बौद्ध धर्म में ऐसे कोई शामिल नहीं हो जाता था। बौद्ध धर्म में शामिल होने का कुछ नियम कानून था, और शामिल होने के बाद उस नियम कानून का आपको पालन करना होता था, तभी आप बौद्ध धर्म में शामिल हो सकते थे, नहीं तो आप बौद्ध धर्म में शामिल नहीं हो सकते थे। बौद्ध धर्म में शामिल होने का पहला कंडीशन तो यही था कि आप वयस्क हैं, 15 वर्ष से अधिक उम्र के आप हैं, तभी आप बौद्ध धर्म में शामिल होंगे, नहीं तो आप बौद्ध धर्म में शामिल नहीं होंगे। 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र का होना आपको आवश्यक है, तभी जाकर के आप बौद्ध धर्म में शामिल हो सकते हैं। पहला तो यह था। दूसरा, बौद्ध धर्म में चोर, डाकू, हत्यारा, रीनी, बीमार, ये सब लोग बौद्ध धर्म में शामिल नहीं हो सकता था। अगर आप अरविंद केजरीवाल की तरह कट्टर ईमानदार हैं, हल्ला करता है ना, हम कट्टर ईमानदार हैं, और नेता कभी ईमानदार हो ही नहीं सकता है, चाहे वो मोदी हो, अरविंद केजरीवाल हो या लालू यादव हो, कोई भी हो। नेता का मतलब ये होता है भ्रष्ट, चोर, गुंडा। नेता का मतलब यही होता है, ठीक है। हाँ, चलिए सुनिए, जो गुंडा, भ्रष्ट, चोर, हत्यारा नहीं है वो नेता नहीं बन सकता है। नेता बनने तो सब है, सब टोटल, ठीक है। आपको क्या लगता है, योगी लोग को नहीं मरवाया है? बहुत लोग को मरवाया है, समझे। आप लोग भ्रम में रहते हैं, आप लोग सिर्फ बाहरी दुनिया देखते हैं। अंदर की दुनिया को जब आप जानेंगे ना, नेता के अंदर की दुनिया को, तब आपको सच्चाई, वास्तविकता पता चलेगा कि क्या है। खैर छोड़िए, ये सब बताया सांद्रे। हाँ, क्या बता रहे थे? हाँ, तो जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म में शामिल होने के बाद आपको प्रत्येक पूर्णिमा, अमावस्या को बैठक होती थी, उस बैठक में भाग लेना है। सप्ताह में 4 दिन उपवास पे रहना है। हाँ, सप्ताह नहीं, महीना में 4 दिन, सॉरी, सप्ताह में 4 दिन बोल दिए थे, सॉरी, महीना में 4 दिन। सप्ताह में 4 दिन उपवास पे रहेगा, आदमी मर जाएगा। 60 बरस के बदला 30 बरस में सिधार जाएंगे ऊपर। महीना में 4 दिन। तो ये सब बौद्ध धर्म का कुछ नियम कानून था। तो बौद्ध धर्म का जो नियम कानून था, उसकी चर्चा विनय पीटक में है।
फिर अभिधम पिटक और विनय पिटक की रचना उपाली ने किया है। उपाली ने विनय पिटक की रचना की है। इसके बाद आपको अभिधम पिटक है। गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया है ना, उस उपदेशों की व्याख्या की गई है। गौतम बुद्ध के उपदेशों की व्याख्या की गई है। गौतम बुद्ध ने जो बात कहा है उसको एक्सप्लेन किया गया है। मतलब गौतम बुद्ध के उपदेशों की व्याख्या जो है आपको अभिधम पिटक में देखने को मिलती है। और अभिधम पिटक की रचना मोगलीपुत्तिस ने किया। मोगलीपुत्तिस ने किया। अब नीचे से लिखिए। एक नंबर में सूत पीटक। सूत पीटक एक नंबर में सूत पीटक है। जल्दी लिखिए। सूत पीटक। सूत पीटक इसकी रचना, ये पंखा उल्टा नाचता है क्या हो? ये पंखा उल्टा नाचता है। इसकी रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान, प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान आनंद के द्वारा, आनंद के द्वारा, आनंद के द्वारा, आनंद के द्वारा किया गया, किया गया था। इसमें, इसमें गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन है। इसमें गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए इसमें गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन है। इसमें गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन है। फुल स्टॉप। आगे सूत पीटक के बाद विनय पीटक। आगे विनय पीटक। इसकी रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान उपाली के द्वारा, उपाली के द्वारा की गई है। उपाली के द्वारा की गई थी, सॉरी, उपाली के द्वारा की गई थी, उपाली के द्वारा की गई थी। इसमें, इसमें बौद्ध धर्म के नियम कानून, इसमें बौद्ध धर्म के नियम कानून, बौद्ध धर्म के नियम कानून, नियम कानून की चर्चा देखने को मिलती है। आगे अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक अभिधम पिटक डैश देकर। इसकी रचना तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान, इसकी रचना तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान मोगलीपुत्तिस, मोगलीपुत्तिस बोर्ड पे लिखा हुआ है, मोगलीपुत्तिस
दीपक कुमार जी क्या दिक्कत है आपको? त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक साहित्य है, तीन साहित्यों का एक संगम है। तीनों साहित्य को यानी सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तीनों को सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहते हैं। तो त्रिपिटक इन तीन साहित्यों का एक जो है बंडल है कह लीजिए, ठीक है। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना जी, एक गुच्छा में बहुत सारे अंगूर, वैसे ही त्रिपिटक जो है ये तीन साहित्यों का जो है एक गुच्छा है, समझ गए, एक बंडल है, जो भी कहना है आप कहिए। डेली क्लास नहीं करते होंगे दीपक जी, इसलिए आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अभी हम इसमें समझने वाला क्या है बताइए? क्या ऐसा हम बोले हैं जो समझ में नहीं आएगा? क्या ऐसा बोले हैं कि समझ में नहीं आएगा? कितना बढ़िया से एग्जाम्पल देकर के बताए, फलना में फलना है, चिल्ला में चिल्ला है, ढेकना में ढेकना है, समझ गए। तब पर भी बोलता है समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है तो जाइए, एक तो पढ़ना लिखना छोड़ दीजिए, आप बाबूजी को बोलिए 4 गो भैंस खरीद देंगे। अगर बाबूजी नहीं खरीद देते हैं तो बोलिए हम खरीद देते हैं, समझे। और चराइएगा, मजा में दूध खाइएगा, हमको भी कभी कभी समय पे दूध भेज दीजिएगा, हम भी खाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है इसको। डेली क्लास नहीं करेगा, मुंह उठा के आ जाएगा बीच में, है ये करते रहेगा। इसकी रचना तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान मोगलीपुत्तीस के द्वारा की गई है। इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या, इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या नहीं, गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों की दार्शनिक व्याख्या। इसमें गौतम, काट दीजिए, ठीक है, गलती लिखा गया तो काटिएगा ना, काटिए सीधा। इसमें गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों की दार्शनिक व्याख्या, इसमें गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों की दार्शनिक व्याख्या, इसमें गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों की दार्शनिक व्याख्या देखने को मिलती है। आगे अब हेडिंग मारिएगा, बुद्ध चरितम, नहीं, बुद्ध चरितम से पहले महाविभास सूत्र, महाविभास सूत्र, महाविभास सूत्र, महाविभास सूत्र। 1 मिनट सुनिए यहां पे, तब लिखिएगा। 1 मिनट सुनिए, देखिए। अभी तुरंत हम आपको बताए हैं थोड़ा देर पहले 4 बौद्ध सम्मेलन हुआ। 4 बौद्ध सम्मेलन में जो चौथा बौद्ध सम्मेलन है कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इसे कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने संरक्षण प्रदान किया था और चौथे बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था। वसुमित्र के द्वारा चौथे बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। और जो वसुमित्र थे, वसुमित्र ने चौथे बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही महाविभास सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की है। यूपीपीसीएस इस प्रश्न को पूछ दिया है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य की रचना चौथे बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुई है? तो उत्तर होगा महाविभास सूत्र। एसएससी, रेलवे, अन्य परीक्षा, महाविभास सूत्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र है। यह प्रश्न भी पूछ दिया है, तो इसको भी आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। तो महाविभास सूत्र डैश देकर लिखिए। इसकी रचना चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान, इसकी रचना चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान, उधर क्या हो रहा है, बतिया रहे हैं। इसकी रचना चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान वसुमित्र के द्वारा
किया गया है। अब आगे सुनिए, देखिए, जो चौथा बौद्ध सम्मेलन है, चौथा बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। वही चौथे बौद्ध सम्मेलन के उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अश्वघोष, और अश्वघोष पाटलिपुत्रा का रहने वाला था, पाटलिपुत्रा का रहने वाला था। लेकिन कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किया और फिर अश्वघोष को लेकर अपनी राजधानी वापस लौट गया। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर हुआ करती थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर हुआ करती थी। पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है अभी। तो कनिष्क पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किया और फिर पाटलिपुत्रा के महान विद्वान अश्वघोष को लेकर अपनी राजधानी पुरुषपुर वापस लौट गया था। पुरुषपुर वापस लौट गया था और उस अश्वघोष ने ही चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन की उपाध्यक्षता की और उस अश्वघोष के द्वारा ही बुद्ध चरितम नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। और बुद्ध चरितम नामक ग्रंथ को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बौद्धों का रामायण कहा जाता है। यह भी हमें बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी, बौद्धों का रामायण कहा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा महत्व का यह साहित्य होगा। ठीक है, तो नीचे से अब लिखिएगा बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम ऑनलाइन विद्यार्थी में जानते हैं, एक तो सबसे बड़ा अनियमितता ई होगा, वो रेगुलर क्लास नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा क्लास करते करते फोन आ गया तो क्लास गया भाड़ में, समझ गए, फोन पे बतिया रहा है, समझ गए। दूसरा दिक्कत ये है। तीसरा दिक्कत ये है कि वो लिखेगा नहीं। फाउंडेशन बैच ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लिखना पड़ेगा। अगर आपको लिखना नहीं है तो संस्थान के भीतर टारगेट बैच चलता है, जाकर के टारगेट बैच ज्वाइन कीजिए, वहां पर लेक्चर सुनिएगा, कुछ नहीं लिखिएगा वहां पे, समझ गए। फाउंडेशन बैच में हम लिखाएंगे ही। अब फाउंडेशन बैच का जो है 2 साल वैलिडिटी कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच का 2 साल वैलिडिटी कर रहे हैं, 2 साल तक पढ़ाएंगे, समझे। और जिनको भी 1 साल में खत्म करना है, टारगेट बैच है संस्थान के भीतर, सारा बहुत सारा टारगेट बैच है, कोई भी टारगेट बैच ज्वाइन करके जो है अपना ये कीजिए। जो पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में है, यानी इंटर करके आए हैं, फाउंडेशन बैच सिर्फ उनके लिए रखेंगे। जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए टारगेट बैच। जाइए आराम से टारगेट बैच पढ़िए, लिखिए। देखिए होता क्या है, देखिए आप लोग चीजों को समझते नहीं है, समझे। देखिए आप जब तक 3 प्रोसेस से नहीं गुजरते हैं तब तक आपका हर चीज क्लियर नहीं हो सकता है। एक तो आपको लेक्चर ध्यान से सुनना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए। दूसरा आपको लिखना चाहिए। उतना जो है ना आरामदायक मत बनिए कि एकदम जो है हमको बना बनाया सब चीज मिल जाए, हम सीधा निकल जाए। शॉर्टकट मत अपनाइए, शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलता है। लॉन्ग कट चलने का प्रयास कीजिए, समझे। तो एक तो समझने पर जोर देना है, ध्यान से लेक्चर सुनने पर। दूसरा लिखना भी है, ठीक है। अरे स्वयं से लिखिएगा, स्वयं का बनाया हुआ नोट होगा वो आप पढ़िएगा, और टाइपिंग किया हुआ नोट, हमारा लिखा हुआ नोट, वो आप पढ़िएगा। दोनों में बहुत अंतर होता है जी। स्वयं का चीज ज्यादा पसंद आएगा, ज्यादा आप गेन कर पाइएगा। आप लोग ये सब बात समझते नहीं है। अगर आपको जल्दी सिलेबस खत्म करना है, संस्थान में टारगेट बेच 3 टारगेट बेच चल रहा है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए, आराम से आप सिलेबस खत्म कीजिए। और तीसरा बात जो है याद करना। ये तीनों प्रोसेस से आपको गुजरना है, तभी आपका हर चीज क्लियर हो पाएगा। आप लोग चाहते हैं कि शॉर्टकट में निपटा दे, तो हम लोग शॉर्टकट में ना निपटाए हैं, ना निपटाने का आदत है, समझ गए। शॉर्टकट में अपना निपटवाना है तो जाइए, और भी बहुत जगह बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, जाइए पढ़िए आराम से, शॉर्टकट में निपटिए। नहीं लिखना है, जाइए, और भी बहुत जगह लोग पढ़ा रहा है जो लिखाता उखाता नहीं है। फाउंडेशन बैच में हम लिखाएंगे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, आप कितना भी हल्ला कीजिएगा, हम कुछ नहीं मानने वाले हैं, समझ गए। और फाउंडेशन बैच का वैलिडिटी हम बढ़ा करके 2 साल कर रहे हैं, 2 साल तक हम आपको पढ़ाएंगे। और आराम से पढ़िए, नोटंकी मत बतियाइए, और जल्दी सिलेबस खत्म करना है, टारगेट बैच जाकर के ज्वाइन कीजिए, सीधा बात है। लिखिए बुद्ध चरितम, लिखिए। इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है।
सब चीज में शॉर्टकट चाहिए, सब चीज में। जैसे वो 1 सेकंड 1 मिनट की वीडियो में सब मजा चाहिए टिकटॉक वाला, समझ गए? तो अपने आप को तो आप लोग टिकटॉकिया बना लिए हैं, समझे? और रील बनाने वाला 1 मिनट में टोटल मजा चाहिए, समझे? तो ये रील टिकटॉकिया हम लोग नहीं है। रील टिकटॉकिया जाना है तो जाइए, जहां जाना है अपना कीजिए। यहां पर आराम से पढ़ाएंगे, सब चीज पढ़ाएंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सीधा बात है। इसे बोधों का रामायण कहा जाता है। और पढ़ना है तो एक मुश्त होकर के जो है 2 साल हर चीज को छोड़ दीजिए। मोबाइल, घर द्वार, माँ बाप, सब चीज को छोड़ दीजिए। ब्याह शादी, बर्थडे फर्डे, सब चीज को छोड़िए 2 साल तक, और देखिए कैसे सफल नहीं होइएगा, समझे? एकदम इतना अनुशासनहीनता है आप लोग में। आप लोग में अच्छाई है क्या? कुछ अच्छाई है? हमको तो कुछ अच्छाई नहीं नजर आता है। एगो टेस्ट ले लेंगे, जो पढ़ाए हैं वहां से टेस्ट ले लेंगे, नानी याद आ जाएगा। 50 में 15 मार्क लाइएगा, 12 मार्क लाइएगा, 6 मार्क लाइएगा। यानी 10, 20, 50 लड़का को छोड़ करके बाद बाकी सब 30 से कम ही रहिएगा। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन देंगे उसमें। लिखिए, इसे बोधों का रामायण कहा जाता है। इसकी रचना अश्वघोष ने की है। इसकी रचना अश्वघोष ने की है। चलिए, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अब आगे आते हैं। ये तो तमाम साहित्य जो हमें बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी देता है, ठीक है। अब जो है आप नीचे से हेडिंग मारिएगा, जैन साहित्य। जैन साहित्य, जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम, जैन साहित्य को आगम, जैन साहित्य को आगम, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें, जैन धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें, जैन धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें, जैन धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें 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 कल्पसूत्र, कल्पसूत्र, कल्पसूत्र से मिलती है। जिसकी रचना भद्रबाहु ने की है। कल्पसूत्र से मिलती है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की है। जिसकी रचना भद्रबाहु ने की है। जिसकी रचना भद्रबाहु ने की है। अब आगे मौर्य वंश। आगे हेडिंग मारिएगा मौर्य वंश, मौर्य वंश। हेडिंग मारिए मौर्य वंश। डैश देकर, इस वंश के विषय में जानकारी हमें निम्न साहित्यों से प्राप्त होती है। इस वंश के विषय में जानकारी हमें निम्न साहित्यों से प्राप्त होती है। इस वंश के विषय में जानकारी हमें निम्न साहित्यों से प्राप्त होती है। एक नंबर में लिखिएगा मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस डैश देकर, इसके रचयिता विशाख दत्त है।
विपिन कुमार द्वितीय बौद्ध सम्मेलन, सॉरी प्रथम के दौरान हुआ था विनय पिटक का रचना, प्रथम के दौरान, सूत पिटक विनय पिटक प्रथम के दौरान। इसकी रचना विशाखदत्त के द्वारा की गई है, इसकी रचना विशाखदत्त के द्वारा की गई है, विशाखदत्त के द्वारा की गई है। अब 2 नंबर में अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र चाणक्य, डैश देकर चाणक्य, चाणक्य, अर्थशास्त्र डैश देकर चाणक्य, चाणक्य। कथासरित सागर, कथासरित सागर, कथासरित सागर, कथासरित सागर डैश देकर सोमदेव, कथासरित सागर डैश देकर सोमदेव, सोमदेव, सोमदेव। आगे वृहद कथा मंजरी, वृहद कथा मंजरी, वृहद कथा मंजरी डैश देकर क्षेमेंद्र, डैश देकर क्षेमेंद्र, डैश देकर क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र डैश देकर क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र। अब आगे लिखिए, छापिए छापिए छापिए, छाप लिए। आगे हेडिंग मारिए गुप्त वंश, आगे हेडिंग मारिए गुप्त वंश। डैश देकर लिखिए, इस वंश के शासनकाल के दौरान इस वंश के शासनकाल के दौरान साहित्य और कला के क्षेत्र में, साहित्य और कला के क्षेत्र में, साहित्य और कला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास हुआ, जिस कारण इस राजवंश के कालखंड को, जिस कारण इस राजवंश के कालखंड को, जिस कारण इस राजवंश के कालखंड को स्वर्णकाल, जिस कारण इस राजवंश के कालखंड को स्वर्णकाल कहा जाता है। इस काल के सबसे बड़े विद्वान कालिदास थे, इस काल के सबसे बड़े विद्वान कालिदास थे, जिन्होंने, कालिदास थे जिन्होंने 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 कई सारे साहित्य, जिन्होंने कई सारे साहित्य जैसे जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, बोर्ड पे लिख रहे हैं सब, छापिए। मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोबसीयम, विक्रमोबसीयम जैसे साहित्यों की रचना की। टेस्ट हो गया, आंसर अपलोड किए। कौन नशा करते हैं आप?
दोपहर वाला बैच में एगो में आंसर अपलोड कर दिए, एगो में नहीं किए। सब चीज हमको देखना होता है। कोरेक्स वोरेक्स नहीं पीते हैं वो, हमारा सब स्टाफ कोरेक्स पीता है। हम आपको सही बात बता रहे हैं हम आपको मजाक लगता है? सब कोरेक्स पीता है, सिगरेट पीता है, चाय पीता है। चाय तो ठीक है, ठीक है। जिस रोज हम देख लिए, अभी तो हमको भनके लगा है, सीधा मर्डर कर देंगे। चलिए, जैसे साहित्य की रचना की है। चलिए आगे हेडिंग मारिए, वर्धन वंश, वर्धन वंश, वर्धन वंश, वर्धन वंश, वर्धन वंश। इस वंश के विषय में जानकारी हमें, इस वंश के विषय में जानकारी हमें हर्षवर्धन की रचना, हर्षवर्धन की रचना, नागानंद, प्रियदर्शिका, नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली, नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली, रत्नावली नामक साहित्य से मिलती है। साथ ही साथ हर्षवर्धन के दरबारी कवि, साथ ही साथ, साथ ही साथ, साथ ही साथ क्या होता है, हेलो, हाँ, साथ ही साथ हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने, बाणभट्ट ने जो हर्षचरित नामक, बाणभट्ट ने जो हर्षचरित नामक, बाणभट्ट ने जो हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना की है, उससे भी हमें उससे भी हमें उससे भी हमें उससे भी हमें वर्धन वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उससे भी हमें वर्धन वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उससे भी हमें वर्धन वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। फुल स्टॉप। अब नीचे से नोट दे करके 2-3 पॉइंट लिखना है, और नोट दे करके जो लिखाते हैं वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। ऐसे कॉपी का हर बात इंपोर्टेंट, हर बात। हम लोग अपने छांट छांट के लिखाते हैं, आप लोग उसमें मत छांटने लगिएगा कि फलना को याद रखे चिलना को छोड़ दे, तो परीक्षा में नानी याद आ जाएगा। लिखिए नोट में पहला पॉइंट, लिखिए नोट में पहला पॉइंट, कश्मीर के इतिहास के विषय में क्रमबद्ध जानकारी हमें, कश्मीर के इतिहास के विषय में क्रमबद्ध जानकारी हमें, कश्मीर के इतिहास के विषय में क्रमबद्ध जानकारी हमें राजतरंगिणी नामक साहित्य से मिलती है, राजतरंगिणी नामक साहित्य से मिलती है।
यह साहित्य 8 तरंगों में विभाजित है। यह साहित्य 8 तरंगों में विभाजित है। इसकी रचना कलहन ने की है। इसकी रचना कलहन ने की है। लिख लिए ना। चलिए दूसरा पॉइंट, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना इसकी रचना इसकी रचना इसकी रचना इसकी रचना अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना पाणिनि पाणिनि ने की है। पाणिनि ने की है। इससे भी हमें क्या हो रहा है? फाउंडेशन बैच बोलिए नीचे ये में लगाने के लिए। बोलिए हीरो माइक ठीक करवाइए, देख रहे हैं क्या हो रहा है। इससे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। होता है। फुल स्टॉप। एक और पॉइंट लिखिए, कन्नौज के शासक यशोवर्मन के राज कवि, कन्नौज के शासक यशोवर्मन के राज कवि वाकपति ने गोडवाहो फिर से बोले। आज तोरी इतना आराम से तो बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, फिर से लिखिए, कन्नौज के शासक यशोवर्मन के राजकवि वाकपति ने गोडवाहो नामक साहित्य की रचना की है। जिससे हमें कन्नौज के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सचिन मौर्या जी क्या बताएं हम आपको। लिख लिए। और भी बहुत साहित्य है, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है। देखिए भागना शुरू कर दिया। आइए याद कीजिए, यहां पे क्या याद करना है जानते हैं? कौन साहित्य की रचना किस विद्वान ने? 1 मिनट में याद कर ले इसको। आइए बोर्ड पे आइए, बोर्ड पे।
त्रिपिटक में क्या क्या आता है? हो सुत पिटक, विनय पिटक। एक बार फिर से, त्रिपिटक में क्या क्या आता है? सुत पिटक, विनय पिटक की रचना कौन बोध सम्मेलन? आय अभिधम पिटक, सुत पिटक के रचयिता विनय पिटक, अभिधम पिटक गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन, उपदेशों का संकलन, बौद्ध धर्म के नियम कानून, नियम कानून, उपदेशों की दार्शनिक व्याख्या, दार्शनिक व्याख्या। महाविभाष सूत्र की रचना कौन बौद्ध सम्मेलन के? कौन? महाविभाष सूत्र की रचना कौन बौद्ध सम्मेलन के? चौथे ना, इसके रचयिता कौन है? वसुमित्र। महाविभाष सूत्र के रचयिता, महाविभाष सूत्र के रचयिता वसु, महाविभाष सूत्र के रचयिता। बोधों का रामायण किसे कहा जाए? बोधों का रामायण। बुद्ध चरितम के रचयिता अश्वघोष, बुद्ध चरितम के रचयिता, बुद्ध चरितम के रचयिता। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य। कल्पसूत्र के रचयिता, कल्पसूत्र के रचयिता। अच्छा एक बात बताइए, ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना? किसकी रचना है? प्राचीन भारतीय इतिहास में किस कालखंड को स्वर्ण काल कहा जाता है? स्वर्ण काल। स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय साहित्य और कला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास के कारण गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। चलिए आगे, नागानंद प्रियदर्शी का रत्नावली की रचयिता कौन? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। नागानंद प्रियदर्शी का रत्नावली की रचयिता कौन? नागानंद प्रियदर्शी का रत्नावली की रचयिता कौन? हर्षवर्धन। हर्षचरित के रचयिता कौन? हर्षचरित के रचयिता। अष्टाध्यायी के रचयिता, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। गोडवाहों के रचयिता, गोडवाहों के रचयिता। चलिए आगे बताइएगा, कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी कौन ग्रंथ? राज तरंगिणी। कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी, राज, कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी। राज तरंगिणी कितने तरंग में बटा? कितने तरंग? राज तरंगिणी के लेखक, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। राज तरंगिणी के लेखक कल्हण। ठीक है, चलिए ये साहित्य हो गया। आगे हेडिंग मारिए, विदेशी यात्रियों का। हाँ चलिए ठीक है, धन्यवाद सभी दीदी और भाइयों का।